गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं बच्चों? और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मुझे तो लग रहा है कि आप ज़ोरों शोरों से बिल्कुल तैयारी में जुट गए होंगे। ना ही अपने किसी दोस्त से मतलब रखते होंगे, ना कुछ करते होंगे। सिर्फ आपका मकसद होता होगा, वो है सिर्फ पढ़ाई। और आपके स्क्रीन पर भी एक बहुत शानदार लाजवाब मैंने लाइन लिखा है। वो लाइन देखकर आप खुद अपने आप से मोटिवेट हो जाइएगा। और वो लाइन है तैयारी जीत की। जी हाँ, तैयारी जीत की। आखिर किसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग? किस जीत की तैयारी की बात कर रहे हैं लोग? बात यहाँ तैयारी जीत की है। इसका मतलब हमें मैट्रिक बोर्ड में बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। इस बात को दिमाग में बैठा लें और आज से दिन रात मेहनत करें। तब देखिएगा आने वाले कल में जब समय परीक्षा के नज़दीक आएगा आपका, तो आपको लगेगा अरे अरे मेरा तो सब कुछ तैयार हो गया है। मतलब सारे विषय की तैयारी मुझे हो गई है। तो चलिए आज हम लोग बिना देर किए हुए आपके सपनों को उड़ान करने के लिए, आपके सपनों को उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर एक साथ आज ऐसे-ऐसे प्रश्न की तैयारी किया जाएगा जो मैट्रिक बोर्ड में वो प्रश्न लगातार पूछते रहता है। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस मतलब समाज। समाज में भी बहुत ही शानदार विषय जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं, इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले कई सालों से लगातार मैट्रिक बोर्ड में जो प्रश्न पूछ रहा है, मैंने वैसे-वैसे प्रश्न को आपके बीच से लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या कीजिएगा, आज अपना खुद ही टेस्ट लीजिए। घर पर रहकर खुद ही टेस्ट लीजिए। कैसे? तो आप ओएमआर शीट आपके हर एक मतलब जो भी आप कोई बुक्स लिए होंगे उसमें ओएमआर शीट दिया होगा। आप मैं जैसे-जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगा, ठीक ना? मैं जवाब आंसर का दूँगा, लेकिन मेरे देने से पहले आप लोग खुद प्रिपेयर हो जाएँ। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलूँ, आप तुरंत आंसर देख लीजिए कि कौन-सा आंसर है और आंसर को क्या कीजिए ओएमआर शीट पर गोला जो रंगने वाला होता है, ठीक ना? उस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि पता है मैं आज भी बताना चाहूँगा कि इससे गोला रंगने से मतलब आपको अभ्यास करने से वहाँ पे जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा ना, तो घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा ढंग से हो जाएगा, ठीक ना? तो मैं जैसे-जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगा, वैसे-वैसे आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो आप जल्दी से पेन अपना निकाल लीजिए, पेन जो ब्लू ब्लू पेन हो या ब्लैक पेन हो और उसके बाद ओएमआर शीट निकाल के सामने रखिए और क्वेश्चन को देखते रहिए। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके बीच ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये ऑप्शन क्या कहता है आपके सामने। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 5 मई को। पहला नंबर ऑप्शन क्या है? 5 मई को है। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है 5 जून को है। तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है 5 जुलाई को है और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है 5 अगस्त को कह रहा है। तो बताइए आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? सही जवाब बताइए। जल्दी से कमेंट में भी आप लिखिए। आपका सही जवाब होगा 5 जून। मतलब पहला का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजन हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजन हुआ था? तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि जो सम्मेलन हुआ था, ठीक ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इस सम्मेलन में विकसित एवं अविकसित देशों के लगभग 178, याद रखिएगा कितने प्रतिनिधि, 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
विकसित एवं अविकसित देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि वन संरक्षण मतलब वनों का संरक्षण करना, जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग आदि पर क्या किया गया था, समझौता किया गया था। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा का ए नंबर ऑप्शन होगा, 1992 ईस्वी में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग। सॉरी सेकेंड तो हो चुका है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजन हुआ था। मतलब दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजन हुआ था, इसके बारे में कह रहा है। देखिए दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहने का मतलब है कि जब पहला जो हुआ था आपका 1992 में आपका हुआ था, मैंने जस्ट पीछे आपको बताया 1992 में हुआ था। तो 5 साल बाद, ठीक ना, एक मूल्यांकन करने के लिए कि हम जो जो समझौते पर हम लोग हस्ताक्षर किए थे, समझौता किए थे, क्या वह सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 5 साल के बाद, ठीक है ना, इसके बारे में मूल्यांकन के लिए, ठीक है ना, मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद इस पृथ्वी सम्मेलन का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजन हुआ था, मैंने बातों बातों में ही जवाब आपको दे दिया है। तो तीसरा का ए नंबर होगा 1997 ईस्वी में और न्यूयॉर्क में होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। थोड़ा फास्ट में चलूँगा क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत शानदार है और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन आपको अंत में देखने को मिलेंगे। और मैंने छिपा कर कुछ क्वेश्चन रखा है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको लगने लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी कितनी हुई है। और आप गोला रंगने में पीछे नहीं हटे, जल्दी जल्दी गोला रंगते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजन हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजन हुआ था। तो चौथा का सही आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए। 2002 ईस्वी में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक ना, याद रखिएगा इस बात को। उसमें लगभग 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे, याद रखिएगा इस बात को। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक ना, कब और कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में जगह पड़ता है, जोहान्सबर्ग में। कब हुआ था, तो 2002 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ध्यान दीजिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछ देता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोई पूछेगा कि कोयला अच्छा है कि कौन कोयला अच्छा है और कौन कोयला खराब है, तो इसकी आप गुणवत्ता की जांच कैसे कीजिएगा। जिसमें कार्बन की मात्रा हमें अधिक मिलेगी, जिसमें कार्बन की मात्रा हमें अधिक मिलेगी, वह कोयला जो है बिल्कुल अच्छा होता है। तो कोई पूछेगा कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। कोई पूछता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो आप बताइएगा एंथ्रासाइट। क्या बताइएगा, एंथ्रासाइट, याद रखिएगा। एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें 90% से ज़्यादा क्या होता है, कार्बन की मात्रा उपस्थित रहती है। कोई अगर पूछ देता है कि सबसे खराब कोयला कौन सा है, तो बोलिएगा पीट, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या होता है, सबसे कम होती है, ये सबसे खराब कोयला है, ठीक है ना। आइए तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय है कि नवीकरणीय है, ठीक ना। आगे भी ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि जय कि अजय। आप बताइए जल्दी से कि 5 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, और जल्दी से गोला जो आप रंग रहे होंगे उसमें जल्दी से भरिए। तो 5 का सही जवाब होगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब समझते हैं लोग ना, जिसका एक बार हम लोग उपयोग कर लें फिर उसको दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर पाएँ, ठीक ना, वो अनवीकरणीय होता है। जिसका हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, वो नवीकरणीय होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में
कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है प्रश्न। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो छठा का ए नंबर होगा, अफ्रीका कन्वेंशन। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट लूँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप, मैं चाहता हूं कि कम समय में आप लोग जल्दी अधिक से अधिक जानकारी लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो मैंने पहले बताया था कि वैसा मतलब अनवीकरणीय जिसका हम लोग एक बार प्रयोग कर सकते हैं उसका दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, वो अनवीकरणीय होता है, जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर लेते हैं। तो बताइए सौर ऊर्जा का उपयोग आप बार बार करते हैं या नहीं करते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट में। तो 7 का कौन सा आंसर हो सकता है? बी नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन? इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सिंग करके पूछते रहते हैं, कोनो ना कोनो नाम दे देगा और आपसे कहेगा पूछे कौन सा नवीकरणीय कौन सा अनवीकरणीय। तो दिमाग में रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया है, इस तरह का पैटर्न पर क्वेश्चन रहेगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? बताइए जल्दी से कमेंट में, कितना अच्छा बात लिखा गया है। किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए जल्दी से 9 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है आपको? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने ये बात बोले हुए थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा तो याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, नर्मदा बचाओ अभियान कब और किसने शुरू किया? नर्मदा बचाओ अभियान कब और किसने शुरू किया? सबको को पता होगा इस बारे में, बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि मैंने किताब के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला है। नर्मदा बचाओ अभियान कब और किसने शुरू किया? बताइए जल्दी से। तो 1989 में मेधा पाटेकर ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। देखिए चिपको आंदोलन क्या लगा है, चिपको आंदोलन का मतलब हुआ जैसे कि पेड़ पर लोग क्या करते थे, चिपक जाते थे, ठीक ना, कहते थे पहले मुझे काटिए बाद में पेड़ काटिएगा। इसीलिए इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इन्हीं के अगुवाई में वहाँ के आसपास के लोगों ने मिलकर पेड़ों को बचाने की कोशिश किया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है और 250 किलोमीटर है। 4 का ऑप्शन दिया गया है, बताइए 12 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है? तो 12 का आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 किलोमीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच फिर आ रहा है, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल का विस्तार है? पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल का विस्तार है? ऑप्शन बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? मतलब पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल का विस्तार है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। 13 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है? तो 13 का आंसर होगा ए नंबर, 71% होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद नीचे आपका बी नंबर में महात्मा गांधी है, सी नंबर में जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महात्मा गांधी होगा कि जवाहरलाल नेहरू होगा कि जिमर मैन होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए 14 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है? तो 14 का ए बिल्कुल सही है, जिमर मैन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपके बीच लेकर आया हूँ। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का लेखक कौन है? 15 का सही जवाब क्या होगा? तो 15 का ए नंबर ऑप्शन होगा, सुमशेर ने, ठीक ना, सुमेसर ने, ठीक है ना, याद रखिए सुमेसर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, लोहा कैसा संसाधन है? लोहा कैसा संसाधन है, जल्दी से बताइए कमेंट में, लोहा कैसा संसाधन है? लोहा जो है अनवीकरणीय संसाधन है। 16 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। लोहा से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं लोहा वाला भी क्वेश्चन मैं आगे के वीडियो में आगे मैं लिया हूँ, ध्यान से लास्ट तक बने रहें और बीच में वीडियो छोड़कर ना जाएं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए।
17 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब और कहाँ आयोजन हुआ था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब और कहाँ आयोजन हुआ था? जल्दी से बताइए, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब और कहाँ आयोजन हुआ था? बहुत किसी ने गोला भी लगा दिया, कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत शानदार। आप लोग देखिए 17 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा था? 17 का सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए जल्दी से। तो 17 का सही जवाब क्या है? देखिए ए में दिया है 2000 ईस्वी न्यूयॉर्क में दिया है, 1998 ईस्वी के ब्राजील में दिया है, सी में 97 में टोक्यो में दिया है, और डी में 2009 ईस्वी में दिया है, ठीक है, डेनमार्क। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? तो 17 का आपका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, डेनमार्क होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपके बीच हो रहा है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है? जल्दी से बताइए 18 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है? तो 18 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 18 का बी हो है नवीकरणीय, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? जल्दी से कमेंट में बताइए, तेजी में, जल्दी जल्दी बताइए जल्दी से, इसका आंसर कौन सा आपको लग रहा है कि सही होगा? 19 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है? तो बताइए जल्दी से। तो 19 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लग रहा है। आप हताश ना होके, कहा जाता है ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। इसलिए अपना हौसला बना के रखें। मैं जानता हूँ आप लोग मैट्रिक में टॉप कर सकते हैं, बस अभी ज़रूरत है मेहनत करना, अभी ज़रूरत है अपने दोस्तों से दूर रहना, अभी ज़रूरत है सिर्फ पढ़ाई करना, बस इतना दिमाग में रखें, पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति या उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 20 का सही जवाब बताइए, 20 का कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो उत्पत्ति या उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, तो 20 का ए नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्री क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा के तहत राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा के तहत राष्ट्रीय संपदा निहित है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? 21 का सही जवाब होगा 19.2 किलोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर स्थल का विस्तार है? बताइए, मैंने जस्ट बताया कि पानी का विस्तार बताए थे, 71% बताए थे, तो पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर स्थल का विस्तार है? तो अब 71% वो है, तो उसमें से माइनस कर लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कितना आपको पास बच रहा है, ठीक ना। और जितना बचेगा उसमें और भी तो कुछ है ना, तो उसमें ध्यान दीजिए क्या आंसर हो सकता है। 22 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो 22 का सी नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना, 21%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग टिक मारना शुरू कर दिए। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोपानी कृषि प्रचलित है। इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सोपानी कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, तो इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि सोपानी कृषि प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, कि उत्तराखंड में? जल्दी से बताइए 23 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है? तो 23 का डी नंबर सही है, उत्तराखंड में होता है सोपानी कृषि, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या हो सकता है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या हो सकता है? 24 का सही जवाब बताइए जल्दी से। 24 का डी नंबर अधिक होगा, अधिक सिंचाई, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपरयुक्त है, काली मिट्टी उपरयुक्त है, क्या चीज के लिए उपरयुक्त होता है? बताइए 25 का कौन सा आंसर सही होता है? काली मिट्टी, कौ से काली, कौ से कपास, याद रखिएगा, कपास के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी की परतों का क्या कहते हैं? मतलब नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, क्या बोला है, नई, नई लिख सकते हैं ना, तो नवीन भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, नई लिखे नहीं तो नवीन लिखे, तो आप दिमाग में रखिएगा, अगर नई बोलता है तो नई, और नवीन बोलेगा तब भी, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तब नई जलोढ़ मिट्टी जब नदियों द्वारा बहा कर आया था तो उसके परत को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, खादर कहिएगा, बांगर कहिएगा कि रेगुर कहिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 26 का सही जवाब होगा आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक ना। तो कौन सा आंसर आपको लग रहा है सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा 26 का ए नंबर होगा, ठीक ना। बताइए जल्दी से, ए नंबर सही है, खादर होगा।
बहुत बड़ा मैंने टिक मार दिया, दिखाई भी नहीं देगा, छोटा सा कर रहे हैं, ठीक है ना। खादर होगा। चलिए 26 का आपका सही जवाब क्या निकला है, ए। आइए 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी की परतों को क्या कहते हैं, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोला है। वहाँ नवीन बोला था तो हम लोग क्या बोले थे, खादर बोले थे। अब यहाँ पे नवीन बोला है तो नवीन में क्या हो सकता है बताइए जल्दी से, नवीन में क्या हो सकता है। तो नवीन में आपके सामने ऑप्शन है बी नंबर में बांगर होगा। 26 का क्या हो सकता है, सॉरी 27 का क्या ऑप्शन हो सकता है आपका, तो 27 का आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बांगर। आइए 28 नंबर में देखते हैं। बिहार में जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, बिहार में जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं बताइए जल्दी से। दियारा भूमि के नाम से जानते हैं बिहार में, ठीक ना, बलुई मिट्टी यहाँ पे होता है दियारा भूमि, याद रखिएगा। 28 का बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक ना, दियारा भूमि। आइए 29 नंबर हम लोग देखते हैं। काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है जल्दी से बताइए। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 29 का डी नंबर होगा, मतलब पूछ सकते हैं काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी भी आप बोलिएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन। महाराष्ट्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, महाराष्ट्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। 30 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, तो 30 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, काली मिट्टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, जल्दी से बताइए किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। जहाँ सीढ़ीनुमा आ रहा है तो हम लोग जल्दी से टिक मार देंगे, कहाँ मारेंगे जल्दी से बताइए, तो उत्तराखंड में। तो 31 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में किस प्रकार की मृदा का विस्तार है, बताइए बिना ऑप्शन के सामने आपके क्या सामने क्वेश्चन आ गया है। आपको क्या लगता है क्या ऑप्शन हो सकता है, राजस्थान में किस प्रकार की मृदा का विस्तार है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट में लिखिए। इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बिना ऑप्शन के टिक मार रहे हैं। तब आइए कि इसका आंसर क्या आप बता रहे हैं, तो मैं फिर से आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूँ। ये ऑप्शन है काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, मरुस्थलीय, पर्वतीय मृदा। तो इसका सही जवाब आपके सामने क्या हो सकता है, 32 का सी। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने अच्छा जवाब दिया था, ठीक ना। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रायद्वीप भारत की नदी घाटी में कौन सी मृदा प्रचलित है, प्रायद्वीप भारत की नदी घाटी में कौन सी मृदा प्रचलित है, बताइए प्रायद्वीप भारत की नदी घाटी में कौन सी मृदा प्रचलित है। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, जलोढ़ मिट्टी। 34 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है। भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है, भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है। तो इसका सही जवाब होगा 30%, 34 का ए नंबर होगा। 35 नंबर देखते हैं। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर चारागाह है, चारागाह है, इसका सही जवाब होगा 3.8%, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। लाल मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, देखिए लाल मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, तो इसका पीएच मान होता है 6 से 8 होता है, लेकिन हम तो लिखे नहीं है, फिर भी आपको ऑप्शन में दिखाते हैं कि है कि नहीं। ए और बी में तो नहीं दिया है। सी नंबर देखते हैं, सी में हाँ 6 से और 8 के बीच में दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए 37 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडालॉजी। क्या कहा जाता है, पेडालॉजी कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी निम्नलिखित में से कौन संसाधन है, मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन, जल्दी से बताइए मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। 38 का क्या आंसर आपको लग रहा है, जल्दी से कमेंट में हमें बताइए 38 का आंसर क्या हो सकता है। 38 का आंसर ए नंबर होगा, नवीकरणीय होगा, ठीक है ना। लाल मृदा किस कारण से लाल होता है, सब कोई जानता होगा लाल मृदा किस कारण से लाल होता है, तो सब कोई जानता होगा आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी और ललितपुर में काली मृदा को किस नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में झांसी और ललितपुर में काली मृदा को किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर सही जवाब होगा करेल मृदा, करेल मृदा। आइए निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्न में से किसे जलोढ़ मिट्टी की नहीं है, मतलब निम्न में से कौन जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं है। इस क्वेश्चन ऐसे हो सकता है निम्न में कौन जलोढ़ मिट्टी नहीं है, तो बताइए इसमें कौन सा जलोढ़ मिट्टी नहीं है। ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, देखिए क्या रेगुर मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यही तो सबसे पहले हमको दिखाई दे दिया, यही गलत लग रहा है, ठीक ना। बी नंबर देखिए कछारी मिट्टी रेगुर मिट्टी को ही कहते हैं, दोमट मिट्टी को भी हम दोमट मिट्टी को भी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, कॉप मिट्टी को भी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, अदियारा भूमि को भी हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। मतलब ए नंबर ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सही है। याद रखिएगा, नहीं पूछा है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर पूछा रहता है कि कौन है चारों, तो चारों का चारों ऑप्शन में लगाते हैं इनमें से सभी, बट रेगुर मिट्टी क्या होता है, नहीं होता है। ये रेगुर मिट्टी किसका होता है, तो बताइए जल्दी से, काली मिट्टी का होता है दूसरा नाम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं। निम्न में से किसे काली मिट्टी
नहीं कहा जाता है। निम्न से किसे काली मिट्टी नहीं कहा जाता। अब देखिए काली मिट्टी के बारे में वो तो उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। अब काली मिट्टी में अब पूरा काली मिट्टी का जो नाम होता है सब लिख दिए होंगे और कोई ना किसी और एक और नाम ज्वाइन कर दिए होंगे। तो यहाँ दोमट मिट्टी को हटा दीजिए, बाकी सारा का सारा जो नाम दिया सब काली मिट्टी का ही नाम है, याद रखिएगा। दोमट मिट्टी हो जाएगा। दोमट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिए। कछारी मिट्टी है, दियारा भूमि है, बिहार में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। ICAR का मतलब क्या हुआ? ध्यान समझिए। ICAR का मतलब हुआ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक ना। मतलब ICAR का मतलब ICAR क्या होता है? जैसे मानते हैं कि मिट्टी के बारे में पूरा जानकारी रखने के लिए संस्था रखा गया है, ठीक ना। संस्था रखा गया, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। वहाँ से सारी मिट्टी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो मतलब कह रहा है कि मतलब ICAR के अनुसार मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा 8। 43 का C नंबर होगा। आइए 44 नंबर देखते हैं। उपयोगिता के आधार पर, आधार देखिए, आधार उपयोगिता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 44 का कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? जल्दी से बताइए कमेंट में। 44 का D नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, D नंबर है, C नंबर नहीं है, याद रखिएगा D नंबर है। इसको मिटा देते हैं, D नंबर पर टिक मारते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। NCR की स्थापना कब हुई थी? बिना ऑप्शन का है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट में ज़रूर भेजिए। चलिए इसका ऑप्शन मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। 16 जुलाई 1929 होगा कि 16 अगस्त 1929 होगा कि 16 सितंबर 1929 होगा कि 16 अक्टूबर 1929 होगा? जल्दी से बताइए ये कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना। इसी तरह परीक्षा में आपसे क्लोज ऑप्शन देता है। आपको हारना नहीं है, आप इस धरती पर आए हैं जीतने के लिए, क्यों उदास बैठे हैं, ठीक ना। कहा गया ना, मायूस ना हो, इरादा ना बदल, ठीक ना। तो आपका 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लग रहा है 45 का? जल्दी से बताइए। तो 45 का A नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 16 जुलाई 1929 ईस्वी का, ठीक ना। NCR की स्थापना की गई थी। NCR का मुख्यालय कहाँ है? अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया। इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण दिवस या पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। 47 नंबर का आंसर होगा 5 दिसंबर, C नंबर ऑप्शन होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया था? याद रखिएगा 2014 में, मतलब कब? 5 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। मृदा निर्माण मुख्यतः कितने घटक होते हैं? मृदा निर्माण के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? 49 का सही जवाब क्या हो सकता है? 49 का सही जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब A नंबर होगा 5, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक ना। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है आपके बीच में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे भी कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? विश्व की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो सुएज नहर, याद रखिएगा। 51 का C नंबर ऑप्शन होगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन आपके बीच जा रहा है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर और कितनी ऊंचाई पर है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर और कितनी ऊंचाई पर है? तो याद रखिएगा A नंबर ऑप्शन होगा सतलज नदी 226 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक ना। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? 54 का सही जवाब क्या आपको लगता है? जल्दी से कमेंट बताइए। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया गंगा नदी, दूसरा नंबर ऑप्शन दिया कृष्णा नदी, यही होगा। B नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक ना। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप देखिए, किस शहर को राजस्थान शहर के नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी से, किस शहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए किस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है? तो 55 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? तो 55 का C नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। किस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है? मैंने सवाल पहले ही पढ़ लिया था, इसलिए बार बार मैं रिपीट किया क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है
56 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया? भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया था? जिसका सही जवाब क्या हो सकता है 56 का, जल्दी से बताइए। 56 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी नंबर याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 57 नंबर का ऑप्शन देखते हैं, प्राणियों में जल की मात्रा कितनी होती है? प्राणियों में जल की मात्रा कितनी होती है, जल्दी से बताइए। प्राणियों में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 57 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 65%, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा? मतलब मेढक अपने बच्चा को जन्म नहीं दे सकता, उसको नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा एंड्रीन, एंड्रीन है, ठीक ना। रसायन का हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे प्रजनन की क्षमता रुक जाती है, ठीक ना। चलिए 58 हो गया। 59 नंबर हम लोग देखते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है, दियारा भूमि पर किस कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दियारा भूमि पर किस कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मक्का। एक बात याद रखिएगा, दियारा भूमि बताइए, बिहार में जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग दियारा भूमि के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है? जल्दी बताइए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा बड़ा है? तो आर्सेनिक, याद रखिएगा। 60 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो जल्दी से बताइए कि कितना होगा। तो 61 का कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो सही से बताइए, ठीक है ना, क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है 96.6%, और आपके बुक्स में भी दिया होगा 96.5% दिया होगा, इसके आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और कैसा आपको क्वेश्चन लग रहा है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। क्या आप जो क्वेश्चन नहीं पढ़े थे वो क्वेश्चन आपको सामने ज़रूर दिखाई दिया होगा? मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब सब्सक्राइब करने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि मेरे माध्यम से कोई भी वीडियो अगर जाता है, ठीक ना, कोई भी वीडियो अगर आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा, किसी के लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कम से कम उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जो बच्चे समाज में डर लग रहा है, उन सोच रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं। उनको तो डर जरूर लग रहा होगा, तो उस डर को मिटाने के लिए यह वीडियो उनके लिए काफ़ी है। कम से कम उनको तो इतना तो हो जाएगा कि अब मैं समाज में नहीं फेल करूँगा, मैं पास करके दिखाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? बताइए बताइए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? भी क्वेश्चन है, पूछता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 62 का कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो नीला ग्रह, ठीक ना, नीला ग्रह। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास कब प्रस्तुत हुई? संयुक्त राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास कब प्रस्तुत हुई थी? जल्दी से बताइए, कब प्रस्तुत हुई थी? ये आंसर कौन सा हो सकता है? 63 का कौन सा आंसर बिल्कुल हम लोग का सही लग रहा है? जल्दी से बताइए कमेंट में, 63 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है? जल्दी से बताइए। 63 का 4 ऑप्शन आपके बीच में दिया गया है, 63 का आपका ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना किस नाम से जानी जाती थी? मतलब बिहार विभाजन के पहले इंद्रपुरी जलाशय योजना को हम लोग किस नाम से जानते थे? तो इसका सही जवाब होगा, ए नंबर होगा कदवन जलाशय योजना। 64 का सही जवाब आपका क्या होगा? कदवन जलाशय योजना। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो रोहतास। 65 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे पहली परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे पहली परियोजना कौन सी है? जल्दी से बताइए कमेंट में, 4 ऑप्शन आपके बीच में दिया गया है और जल्दी से आप लोग गोला लगाइए। 66 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है? तो 66 का आपका बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय योजना,
ठीक है ना। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। तो 67 का आपका ए ही नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, कोसी बहुउद्देशीय योजना। ठीक ना, भले आपके सामने विकल्प और दिया गया है लेकिन आप देख लीजिए, लेकिन आपका पहला नंबर ही आपका सही है, ए नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो जल्दी से बताइए 68 का आंसर क्या हो सकता है। तो 68 का भी आंसर आपका ए नंबर होगा, गोविंद बल्लभ पंत होता है। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन का विलय राष्ट्रीय जल नीति में कब हुआ, राष्ट्रीय जल संसाधन का विलय राष्ट्रीय जल नीति में कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जल्दी से बताइए कि 69 नंबर का आंसर कौन सा हो सकता है। तो 69 का ए नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, 9 सितंबर 1987 को। आइए क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखते हैं, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई, जल्दी से बताइए 70 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है। तो 70 का आपका डी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, 1957 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 1957 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में तांबा का कुल भंडार है, देश में तांबा का कुल भंडार है, जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो 71 नंबर का आंसर क्या हो सकता है। तो बी नंबर होगा 125 करोड़ टन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन आपके, बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है, मतलब बिहार झारखंड मिलकर देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है। तो 72 का कौन सा जवाब आपको बिल्कुल सही लग रहा है, जवाब दीजिए। तो बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ पाया जाता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ पाया जाता है। 73 का कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है, जल्दी से बताइए। तो भाई हमारा प्रिय देश, अपना देश भारत, ठीक ना, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऋण कहा जाता है, किसको कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऋण किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट में, मैंने आंसर पहले ही कर दिया। 74 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, कृषि को कहा जाता है। 75 नंबर आंसर क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, भारत की सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी है, भारत की सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी कौन सा है। देखिए ध्यान से, 75 का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, टाटा लौह इस्पात। 76 नंबर क्वेश्चन, पहली सफल आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, पहली सफल आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित की गई है, बताइए। बिना ऑप्शन का आंसर आप बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए, ठीक ना। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है, 76 का कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुंबई है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है। तो 77 का सही जवाब होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, यही मानव निर्मित जलाशय है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। ये तो हलवा टाइप में क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है, शानदार है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। 78 का बी नंबर होगा, बाघ होगा, ठीक ना। आइए 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था। तो 79 का बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो तारापुर में। और मैं एक और बात बता देना चाहूँगा कि एशिया में सबसे बड़ा यही है, ठीक ना, एशिया में सबसे बड़ा यही है परमाणु ऊर्जा स्टेशन, याद रखिएगा। आइए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा था ग्राहक हमारे दुकान पर आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, किसने कहा था ग्राहक हमारे दुकान पर आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सबके दिलो दिमाग में बैठे हुए हैं वो हमारे बापू महात्मा गांधी। 80 का ए नंबर आंसर बिल्कुल आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। आइए 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ठीक ना। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो याद रखिएगा, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ठीक ना।
महानतम देन है, ये बहुत बड़ी तोहफा है। बताइए 82 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? तो 82 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर। बताइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, तो हम तो पहले पढ़ चुके सुंदरलाल बहुगुणा, तो किस में आते हैं? चिपको आंदोलन में आते हैं। मेधा पाटेकर किस में आते हैं? जल्दी से बताइए। नर्मदा नदी परियोजना वाला बताए थे। और बच गए लास्ट ऑप्शन में सी, तो संदीप पाटिल, ठीक है ना। याद रखिएगा, संदीप पाटिल के द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, सर्वाधिक वर्षा मासीराम में होती है, याद रखिएगा, मासीराम में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? 85 का कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? 85 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है? जल्दी से कमेंट में बताइए, 85 का कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? तो हीराकुंड बांध होता है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध मत बोल दीजिएगा, हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। 86 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है? तो भाखड़ा नागल बांध बिल्कुल सही है 86 का। आइए क्वेश्चन नंबर 87 हम लोग देखते हैं। 87 देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना, 87 नंबर में, कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है किन किन राज्यों को से संबंधित है, मतलब उसका उपयोग हो रहा है, ठीक ना। तो 87 का सही जवाब आपका क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। 87 का सही जवाब आपका होगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। इन राज्यों से क्या हो रहा है? मिलता है जाकर नर्मदा घाटी परियोजना। आइए क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? जल्दी से बताइए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? एक मिनट, थोड़ा सा मैं पीछे वाला क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लूँ। जी, हमको थोड़ा सा डाउट लगा था, नहीं फिर भी सही है आंसर हम लोग का। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, इसलिए मैं पीछे बैक करके देखा हूँ। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? जल्दी से बताइए। 88 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है? 88 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? तो 88 का ए नंबर जो है बिल्कुल सही है, महानदी, ठीक ना। रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले बताया था। आइए 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्र है? निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्र, बताइए। सर्वाधिक क्षेत्र है, जल्दी से बताइए। सर्वाधिक क्षेत्र निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्र है? क्या चीज़ सर्वाधिक क्षेत्र है? मतलब वनों का क्षेत्र है, या वनों छूट चुका है, याद रखिएगा इसमें, ठीक ना। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, कहाँ है? जल्दी से बताइए। तो 89 का सही जवाब आपका क्या हो सकता है? ए नंबर में हो सकता है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है परीक्षा में, पूछा हुआ भी प्रश्न है, दिमाग में बैठा लीजिए। पश्चिमी बंगाल, ठीक ना। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसने कहा जाता है? 91 का सही जवाब बताइए तेजी में, क्या हो सकता है? चरक। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भाई सब कोई जानता है, मोर है, जिस मयूर भी लिखा रहता है, याद रखिएगा, मयूर भी लिखा रहे, मयूर को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोर कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 93 का कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? जल्दी से कमेंट में हमें बता दीजिए। 93 का कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो ए नंबर 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है। एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, मतलब 1948 में एनजीओ के जो एक रिपोर्ट तैयार किया था, उसमें बताया था कि कितने हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है। तो हम लोग देखते हैं 1948 में के हिसाब से कितना था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, 400 करोड़ हेक्टेयर दिया कि 500 करोड़ हेक्टेयर दिया, इतना आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो बताइए 94 का कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा, 400 करोड़ हेक्टेयर। चलिए 95 देखते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है, किससे संबंध है? संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? मृदा संरक्षण से, जल संसाधन से, खनिज संपदा संरक्षण से, या वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो 95 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से।
95 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 96 नंबर पे हम लोग चलते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा, मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो इसका आंसर होगा 96 का ए नंबर होगा एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला कौन सा है, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो दिया भी है क्वेश्चन पीट, याद रखिएगा। 97 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 98 नंबर पर हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बताइए। 98 का 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो झारखंड, याद रखिएगा। कमेंट में बताइए जरूर कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 99 आपके बीच में जा रहा है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, जल्दी से बताइए। 99 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, तो बॉक्साइट, याद रखिएगा बॉक्साइट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का पीतल बनाया जाता है, जल्दी से बताइए पीतल किससे बनाया जाता है। देखिए एक ट्रिक बताते हैं पीतल का। पी से हो गया, देखिए पी से पी बहुत पीतल हो गया, ठीक ना, पीतल याद रखिएगा। लेकिन अब देखिए अब आता है इसमें, तो याद कर लीजिए पी रहेगा मतलब पीतल के बारे में। अब पी से आप क्या कीजिए, पिताजी को जोड़ लीजिए, क्या जोड़ लीजिए, पिताजी, पिताजी। पी से हो गया पीतल, और ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जस्ता। तो मतलब पी से हो गया पीतल, जहाँ पिताजी बोलिएगा तो पिताजी में पी आएगा, तो पी का मतलब पीतल हो गया, ठीक ना। ता से हो गया तांबा, और ज से हो गया जास्ता। तांबा और जास्ता जहाँ दिखाई देगा टिक मार दीजिए। 100 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, पिताजी पर टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लौह अयुक्त खनिज का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। 101 नंबर क्वेश्चन कौन सा आपका बिल्कुल सही लग रहा है, निम्नलिखित में से कौन लौह अयुक्त खनिज का उदाहरण है। 101 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करते रहिए। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 101 नंबर का सही जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। 101 नंबर का सही जवाब मैग्नेटाइट होगा। ये सब चीज़ हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं लोग, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, जल्दी से बताइए। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आपको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो बताइए जल्दी से। 102 का कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है, तो बॉक्साइट, क्योंकि एल्यूमिनियम का मुख्य कौन सा है, बताइए जल्दी से, बॉक्साइट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 103 का सही जवाब आपके सामने ही फ्रंट पे है। बाकी और सब ऑप्शन दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाजीपुर। फिर भी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, हाजीपुर। कोलकाता भी दिया है, नई दिल्ली दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, हाजीपुर, कोलकाता, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है 104 का, जल्दी से बताइए। 104 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा नई दिल्ली। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यह सबसे बड़ा जोन है, ठीक ना, याद रखिएगा यह सबसे बड़ा जोन है यहाँ पे, इसी जोन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। 105 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। पश्चिम बंगाल, ठीक ना, आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल से फाल्टा विशेष। क्वेश्चन नंबर 106, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। आपके सामने दिया पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र। आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया इसमें ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। 106 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है, जल्दी बताइएगा। 106 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, तो डी नंबर आपका ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, उत्तर रेलवे क्षेत्र, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 देखते हैं। मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कहाँ उपलब्ध थी, ठीक ना, मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कहाँ उपलब्ध थी, तो सब कोई जानता होगा। क्या कभी अपने मेट्रो पे चढ़े हैं, मेट्रो पे अगर चढ़े हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि 107 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके बीच में दिया गया है, उसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली, ठीक ना, 107 का सही जवाब होगा दिल्ली। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है, ऐसे जो होता है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है, तो क्या हो सकता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सड़क मार्ग,
सड़क मार्ग, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 108 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। बहुत मैं तेजी से वीडियो लेकर चाह रहा हूँ, फिर भी जो समझ रहे हैं कि मुझे कम समय में ज़्यादा चीज़ की जानकारी चाहिए, तो मुझे फास्ट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए 109 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? सामने है, आपके सामने ऑप्शन 4 दिया गया है। सही बताइए कि इसका सटीक आंसर क्या हो सकता है। 109 नंबर का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। 109 नंबर का आंसर आप क्या टिक मार रहे हैं, तो बी नंबर होगा बिल्कुल 1986 में। आइए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। 4 ऑप्शन आपके बीच में दिया गया है। कौन सा ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, बताइए। परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा साधन है, तो जल्दी से बताइए। ये सब कोई जानता है, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा हो सकता है, जल्दी से बताइए। 110 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है, तो इसका सही जवाब होगा जल। याद रखिएगा, ये सबसे पुराना मार्ग भी है। जल मार्ग के द्वारा बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए आते थे, जाते थे, ठीक ना। पक्की सड़क को लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान कौन राज्य है? पक्की सड़क को लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य को मिलता है, तो बताइए। बिहार है कि तमिलनाडु कि महाराष्ट्र है कि केरल है, बताइए। 111 का सही जवाब क्या हो सकता है? 111 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र, ठीक ना। महाराष्ट्र में घूमिए, गए हैं कभी घूमने? बहुत ही शानदार जगह है, समय मिले तो कभी वहाँ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी, तो आपके सामने पहला ऑप्शन दिया गया है मार्टिन लाइट रेलवे, और भी ऑप्शन नीचे दिया गया है, देखिए नीचे। ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे, बिहार रेल सेवा। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? 112 का सही जवाब आपको क्या लग रहा है? 112 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल होगा, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ठीक ना, रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ? VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, जल्दी से बताइए। 113 का आंसर क्या हो सकता है? 113 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजगीर, ठीक ना। चलिए 114 नंबर में, बिहार में रेल वर्कशॉप स्थित है, बताइए। बिहार में रेल वर्कशॉप स्थित है, मतलब सबसे ज़्यादा रेलवे का जितना पार्ट पूरा सामान होता है कहाँ पे वर्कशॉप वहाँ कहाँ पे होता है, ठीक ना, तो जमालपुर में, बी, ठीक ना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 114 का बी नंबर। आइए मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार झील किस जिला में स्थित है? 115 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है, जल्दी से बताइए। 115 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है, तो इसका सही जवाब है डी नंबर होगा, बांका। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है, तो आपका सही जवाब है डी नंबर होगा, गोवा। 116 का डी नंबर होगा, गोवा। आइए 117 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? 117 का कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है? सुनामी, आतंकवाद, बाढ़ या भूकंप? भाई तो सब कोई एक बुर्बक बच्चा भी होगा ना, और इस क्वेश्चन को देखेगा तो बता सकते हैं इसका आंसर, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आतंकवाद हो जाएगा, ठीक ना। आइए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, तो केंद्र से उत्पन्न होती है, तो 118 का इसका सही जवाब होगा ए नंबर होगा, ठीक ना। निम्न में से भूकंप तरंग मापन तरंग कौन है? सिस्मोग्राफ होता है, 119 का ए नंबर होगा, सिस्मोग्राफ, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 120 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग द्वारा दिखाया जाता है? मतलब निम्न मानचित्र में नीले रंग से अगर दिखाते हैं तो हम कौन सा भाग निम्नलिखित में दिखाते हैं, तो बताइए। जल, सही बात है, बिल्कुल जल नीला रंग का आपको दिखाया गया है, और जो भी होता है खारा होता है, पीने योग्य पानी नहीं होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। मतलब ये जो जल है ना, मतलब हरा रंग से अगर दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले बताया तो जल का स्तर कितना है, तो 71% जो खारा होता है, ठीक है ना। समुद्र का पानी पीने योग्य होता है, बताइए, तो थोड़ा सा नहीं होता है, मतलब ये क्या होता है, खारा पानी होता है, वो पीने योग्य नहीं होता हमारे। आइए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? मतलब तल चिन्ह यहाँ पे है, ये तल चिन्ह है, इसके पूरे मापी गई, ठीक ना,
ऊंचाई को किस नाम से जानते हैं? तो भाई स्थानिक ऊंचाई के नाम से ही जानते हैं। 121 का ए नंबर ही ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 122 नंबर का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। 122 नंबर का आंसर हम लोग का क्या होगा, ठीक ना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो भाई सबको पता है, बिहार में अगर कोई है तो पटना जाना पसंद करेगा, ठीक ना। तो पटना, ठीक ना। 122 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है आपको, जल्दी से बताइए। तो 122 का आपका सही जवाब क्या हो सकता है, बी नंबर होगा। चलिए, बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, बताइए। बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी कौन सा है? तो वही चीज़ है, पटना। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। 124 का कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही लग रहा है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 124 आपके बीच है कि निम्नलिखित में से रोपण फसल का उदाहरण है। देखिए, रोपण फसल का उदाहरण कौन कौन हो सकता है? तो रबर भी है, चाय भी है, गन्ना भी है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? बताइए जल्दी से। निम्न में से कौन दलहनी फसल जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैसें कौन पाई जाती है? कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है और कितना परसेंट पाई जाती है, कमेंट में जरूर बताइए। 125 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है, जल्दी से बताइए। 125 का सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो राजमा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 126 पे जाते हैं। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो 126 का सही जवाब क्या हो सकता है? तो ए नंबर, भारतीय खाद्य निगम, ठीक ना। आइए 127 नंबर हम लोग देखते हैं। 127 का क्या क्वेश्चन आपके बीच का, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? जल्दी से बताइए, कहाँ बनाएगा? ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पे लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? जल्दी से बताइए। 127 के सही आंसर क्या हो सकता है? तो दुर्गापुर, सी नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है, जल्दी से बता दीजिए। तो हुगली कहाँ है? तो कोलकाता है। कोलकाता कहाँ है? कोलकाता जो के पास क्या है? तो हावड़ा है, ठीक ना। तो 128 का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 129 का डी नंबर हम लोग देखते हैं। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? जल्दी से बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 129 नंबर क्वेश्चन, 129 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने सही है, चेन्नई में, ठीक ना। पहला सीमेंट संयंत्र वहीं पर स्थापित किया गया था। 130 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जल्दी से बताइए। 130 का सही ऑप्शन, क्या ये दोनों ऑप्शन में बिल्कुल आपको लग रहा है कि सही है? मेरे ख्याल से तो लग रहा है कि इसमें यही दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। मैं बिल्कुल आपको इतना ही, 4 में 2 मैं क्रॉस कर चुका हूँ, यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो बताइए, बोकारो होगा कि जमशेदपुर होगा? इसका सही जवाब जमशेदपुर होगा, ठीक है ना। 130 के बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, भिलाई नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट में, इसका आंसर क्या हो सकता है? भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो चौथा ABCD करके दिया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 132 में मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10 kg, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो 134 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक ना। 134 का सी नंबर ऑप्शन जो सही है, उष्ण आर्द्र, ठीक है। 135 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई है? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई है? बताइए, आपके सामने ऑप्शन छिपा हुआ है, क्या आंसर इसका हो सकता है? जो बच्चे पढ़े होंगे, बुक के अंदर पढ़े होंगे, वो जरूर बता सकते हैं, कमेंट में मुझे बता दीजिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसके लिए आपको मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, अब बताइए क्या आंसर हो सकता है। 135 का कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सितंबर 1987 ईस्वी,
ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? तो 136 नंबर का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। तो 136 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, रानीगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, राष्ट्रीय जल मार्ग एक क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग एक क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन आपके बीच क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए। राष्ट्रीय जल मार्ग एक क्या है? तो क्या हो सकता है राष्ट्रीय जल मार्ग, क्या हो सकता है, ठीक ना। इसमें जल्दी से बताइए हमें क्या आंसर हो सकता है। क्यू का 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है, बताइए जल्दी से कमेंट में। 137 का कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद से हल्दिया तक, ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही है। आइए 138 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? देखिए कितना अच्छा बात लिखा गया, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है। तो सब कोई जानता है कि आपके आसपास में सबसे ज़्यादा क्या क्या रहता है, जल्दी से बताइए कमेंट में। और देखिए उद्योगों का खनिज कहा जाता है, तो 138 का कौन सा आंसर आपका सही लग रहा है? तो सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है ना। आइए 139 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? 139 का कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोयला कार्बनिक खनिज है, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन के मैंने बता ही दिया है कि कैसे हम लोग किसी कोयला को अच्छा और खराब की पहचान कर सकते हैं, ये बात आपको पहले मैं बता दिया हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, बहुत बच्चे दिमाग में जा रहा होगा कि अरे इसमें खनिज तेल के साथ होगा, कोयला के साथ होगा, यूरेनियम के साथ होगा, चूना पत्थर के साथ होगा, लेकिन ऑप्शन यही चालू है। लेकिन आपके दिमाग में क्या प्रवेश कर रहा होगा ये बताइए। क्या यूरेनियम के साथ तो आप नहीं जाना चाहते हैं, कोयला के साथ जाना चाहते हैं, या चूना पत्थर के साथ? बिल्कुल नहीं, ये तीनों गलत हो सकता है। 140 का सही जवाब क्या है? तो मैंने 3 नाम पहले ही रख दिया, मतलब उसको नेगेटिव में डाल दिया है। तो 140 का आपका बचा कौन सा है? तो खनिज तेल के साथ जाएंगे, ठीक ना। 140 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये सब कोई जानता है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 141 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो डिगबोई, ठीक ना, डिगबोई। आइए नेक्स्ट में कोई पूछेगा डिगबोई कहाँ है तो क्या बताइएगा, जल्दी से बताइए कमेंट में। और कोई पूछेगा डिगबोई कहाँ है तो कहाँ बताइएगा? असम में है, दिमाग में रखिएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तारापुर ऊर्जा केंद्र है कहाँ है? जल्दी से बताइए, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? जल्दी से बताइए। 142 का सही जवाब आपके बीच में क्या आ रहा है? तो महाराष्ट्र होगा इसका आंसर, 142 का सी नंबर होगा। आइए वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? 143 का सही जवाब क्या हो रहा है, जल्दी से बताइएगा। 143 का आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, रबी फसल होगा कि जायद फसल होगा, खरीफ होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा? वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? जल्दी से कमेंट में हमें बताइए। मैंने तो टिक मार दिया है, आप बताइए क्या ये गलत है या सही है? 143 का सी नंबर ऑप्शन बताइए, क्या सही है कि गलत है, बताइए इसका सही जवाब। मैंने तो गलती से आपको रबी पे लिख दिया हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया हूँ। तो इसका सही जवाब क्या होगा बाबू, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा खरीफ फसल होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप थोड़ा सा सेंस का यूज कीजिए। रबी फसल में कौन कौन से आते हैं? जैसे गेहूँ आ जाता है, सब रबी फसल होता है। तो क्या गेहूँ के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं। धान के लिए तो पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो बरसात के समय में धान क्या होता है, को पानी थोड़ा चाहिए, ज़्यादा पानी होगा तो खराब हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको पानी चाहिए। तो बरसात के समय में ही खरीफ फसलें क्या की जाती है, बोई जाती है। तो खरीफ होगा इसका बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। निम्न में कौन खरीफ फसल है? देखिए फिर आज तो गया, निम्न में कौन खरीफ फसल है? 3 ऑप्शन आपके दिया गया है, गेहूँ, चना, मटर, और एक और देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या यही आपका नहीं हो सकता है? डी नंबर ऑप्शन आपको, हमको लग रहा है कि मैं जा सकता हूँ डी नंबर के ऑप्शन के साथ, कपास, ठीक है ना। आइए 145 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? गेहूँ है, मकई है, जौ है या धान है? जल्दी से बताइए। 145 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा था? डी, क्योंकि भारत में लगभग सभी घरों में देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, रोटी बहुत कम यूज़ करते हैं, चावल की ज़्यादा खाते हैं, ठीक ना, इसलिए याद रखिएगा धान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 नंबर देखते हैं। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? भाई दाल सब कोई खाता है,
दाल भात खाते हैं या नहीं खाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दाल जो खाते हैं तो आपको क्या मिलता है, खाली खाने का काम करते हैं, पता नहीं करते हैं कि हाँ हमको इस दाल को खा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है शरीर में। तो याद रखिएगा, मैं आज बता देना चाहूँगा 146 नंबर का आंसर होगा आपका प्रोटीन होगा। 146 का जो आंसर होगा क्या होगा, प्रोटीन होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 147 नंबर, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। अब आ जाइए, अब बताइए इसमें अक्टूबर नवंबर महीनों में, उसमें बारिश नहीं उतना रहता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं, इससे पहले था रोपण फसल कौन है, इसमें रोपण फसल नहीं है। तो 148 का कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, जल्दी से बताइए। तो गेहूँ, सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आइए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चावल की खेती मुख्य रूप में होती है कहाँ, किस में होती है, काली मिट्टी में होती है कि जलोढ़ मिट्टी में होती है कि पर्वतीय मिट्टी में होती है कि लाल मिट्टी में होती है, किस में होती है मुख्य रूप से। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए। 149 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, तो जलोढ़ मिट्टी में। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, चावल की खेती की जाती है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 150, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या रहा है, जल्दी बताइए। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। 150 का सही जवाब बताइएगा। एक ऐसा टाइम पर 150 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, चाय पीने से लोगों के अंदर एनर्जी आता है। बहुत कोई कहते हैं कि बहुत थकान हो गया, माथा में दर्द हो गया, तो लोग क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं, ठीक ना। मैं आपको बता दूं कि चाय ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। 150 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, तो 4 ऑप्शन आपके बीच में दिया गया है, इसमें सही जवाब क्या हो सकता है, तो बिल्कुल दूसरा नंबर पे है, चाय, ठीक ना। चाय देखिए, ट्रिक पकड़िए, चाय कितना शब्द है, तो चाय में एक शब्द ये, एक शब्द ये, दो शब्द हो रहा है, तो दो शब्द मतलब दो। भारत कितने स्थान पे है, तो दूसरा नंबर पे है। जूट किस जलवायु का पौधा है, 151 नंबर का आंसर बताइए। जूट जो है किस जलवायु का पौधा है, तो 151 का सही जवाब क्या होगा, तो सी नंबर होगा, उष्ण और आर्द्र। सी नंबर आपको मिल गया, ठीक ना इसका आंसर। आइए 152 नंबर देखते हैं। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, बताइए क्या है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है। 152 का कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है, याद रखिएगा बी। फिर देखिए गेहूँ शब्द गिनिए, एक और एक दो गो, याद रखिए, ट्रिक बताते जा रहे हैं आपको, ठीक ना। दूसरा स्थान है। आइए चावल है, चावल कौन सा है, जायद है, खरीफ है, रबी है, इनमें से कोई नहीं। तो 153 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा था, बी नंबर आंसर जो बिल्कुल सही है, खरीफ फसल है। आइए 154 नंबर ऑप्शन है, बिना क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन वाला। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, बताइए जल्दी से, कृषि पर आधारित कौन सा नहीं है। तो बिना ऑप्शन से तो होगा ही नहीं। आइए देखते हैं ऑप्शन, सूती वस्त्र है, सीमेंट है, चीनी है और जूट वस्त्र है। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सीमेंट, ठीक ना। इसमें बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक ना। 154 का बी नंबर होगा। आइए 155 नंबर, ठीक ना। 155 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो 155 का सही जवाब क्या हो सकता है, तो चीनी उद्योग होगा, ठीक ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आपके शेयर करने से हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है और हम लोग एक से एक वीडियो आपके बीच में लेकर आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 156, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 156 में कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है, तो जल्दी से कमेंट में बताएं हमें। तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 18 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। आइए 157 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए हैं। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था, जल्दी से बताइए। 2006 में कि 2003 में कि 2008 में कि 2005 में। डी नंबर ऑप्शन आपके साथ मैं जा रहा हूँ, आप किसके साथ जा रहे हैं ये पहले बताइए। मैं डी नंबर के साथ जा रहा हूँ 2005 में, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 158, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, क्या 3 ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में वो है या नहीं है। चलिए मैंने एक ऑप्शन काट दिया, डी नंबर ऑप्शन छोड़िए देते हैं, इसी में से कोई ना कोई जरूर है। जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है, और आप कमेंट में ये भी बताइए कि आपका कितना सही हुआ, काउंटिंग करके लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कितना आपका आंसर सही हुआ है, ठीक ना।
तो 158 का सही जवाब आपका होगा तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, 1854। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? आप लोग पिकनिक मनाने के लिए अब भाग जाते हैं, ठीक ना, कहाँ भागते हैं? तो वाल्मीकि नगर, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 160, हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, ठीक ना। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। मानचित्र में मैदान किस कलर का होता है, बताइए जल्दी से। तो हरा होता है। 150 का 160 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 161, मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो हिमाच्छादित शिखर को, ठीक ना। 161 का डी नंबर होता है। हिमा का मतलब क्या होता है, बर्फ वाला, जो बर्फ कैसा रहता है, तो व्हाइट कलर का नहीं होता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जल्दी से बताइए, सबसे छोटा क्वेश्चन है ये, सब आपको पहले से पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जल्दी से बताइए, कहाँ हुई थी? 162 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है, जल्दी से बताइए। 162 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, बोध गया, ठीक ना। आइए 163 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? मैंने कमेंट में बोला था, क्वेश्चन आ भी गया है, बताइए। क्या ये दोनों ऑप्शन आपको लग रहा है सही है? दोनों ऑप्शन बिल्कुल आपको लग रहा है सही है? नहीं, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर दो ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है। इसी दो ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका है। 15 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2001, आप सी के साथ चलिए, 15 नवंबर 2000, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 164, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 164 का सही जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। तो बी नंबर होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ये सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। जब पटना जब भी जाते हैं तो चिड़ियाघर की तरफ आप जाते हैं तो उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो है पटना में है, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। तब अब आप कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपने जितना गोला लगाया था, 165 ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है, उसमें कितना आपका बिल्कुल सही है, पूरी ईमानदारी से। और ये 165 ऑब्जेक्टिव को एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिएगा, मतलब आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा 2 से 3 बार। इसको रिवीजन करने से क्या होगा, ये आपके माइंड में सेट कर जाएगा। इसको आज पढ़े तो ऐसा नहीं कि मैं कल इसको छोड़ दूँ, 2 दिन छोड़ दूँ, नहीं, इसको आप डेली 2 दिन 1 दिन पर देखते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसके साथ साथ यूपीएससी बीपीएससी का और आने वाले कल में अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है, ये आपको बहुत मदद करेगा, इसलिए आप इससे पीछे ना हटें। इसको सही ढंग से रिवीजन कर लें, 2 से 4 बार 5 बार इसको रिवीजन कर लें। अगर किसी अच्छे मतलब पद पर जाना चाहते हैं, कोई नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको आने वाले कल में जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे मैट्रिक बोर्ड आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा ढंग से जाए, आप अच्छे से लिखें। आप राइटिंग बैठा कर लिखिएगा, सुंदर सुंदर लिखिएगा, जितना सुंदर राइटिंग होता है उतना ही अच्छा, ठीक ना, नंबर आपको मिलेगा, ठीक ना। जो भी पढ़िएगा सटीक पढ़िएगा और आंसर भी सटीक जवाब दीजिएगा, अपने मन से एक्स्ट्रा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आप कहाँ से लिखे और कहाँ से नहीं लिखे हैं। मैं ये कहूँगा कि आप गाइड का लैंग्वेज कभी मत दीजिएगा, अपना लैंग्वेज या जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ के नोट्स का लैंग्वेज ज़रूर दीजिएगा। गाइड का लैंग्वेज दीजिएगा, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा ढंग से पढ़ाई कीजिए। अभी समय है, थोड़ा सा बचा हुआ समय, उस समय को बेहतर ढंग से यूज कीजिए, कहीं उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। फिर मैं इससे आगे का वीडियो मैं आपके बीच लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।